थोड़े दिन बाद ऊपर। हाँ जी। टेस्ट सीरीज 5 डाउट नंबर क्वेश्चन 5 फोर क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। पेज 176 टेस्ट सीरीज 5 क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। On A's retirement, stock appeared in the books at 1,08,000 and building 5 lakh. On revaluation, it was found that stock is undervalued by 10%. ये प्रॉफिट है कि लॉस? ये प्रॉफिट अंडरवैल्यूड का मतलब कि हमने देखा कि वैल्यू कम लिखी हुई है, जितनी होनी चाहिए उससे कम लिखी हुई है। अब ठीक करेंगे तो वैल्यू बढ़ाएं। प्रॉफिट नेट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज 50,000। हर एक आइटम को रिकॉर्ड करने के बाद हमने चेक करा कि हमारा फाइनली रिवैल्यूएशन पे लॉस आ रहा है 50,000 रुपए। क्वेश्चन कहता है कि बताओ बिल्डिंग की नए वाली वैल्यू कितनी है। ध्यान से देखेंगे बोर्ड पर। रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस किस साइड आता है? तो अल्टीमेट जो आंसर आता है लॉस आया कि प्रॉफिट आया? क्रेडिट साइड। कुछ लग रहा होगा डेबिट साइड आता है। देखो क्या है, जैसे एसेट की वैल्यू घट रही है तो वो लॉस है, वो डेबिट में ही आता। मेरा क्वेश्चन क्या था कि जब सारी एंट्रीज करने के बाद जो फाइनली बैलेंसिंग फिगर आता है वो इधर आता है तो प्रॉफिट बोलते हैं उसको, क्योंकि क्रेडिट साइड बढ़ी है, इनकम वाली चीजें बढ़ी। अगर डेबिट साइड बढ़ी है मतलब एक्सपेंसेस लॉसेस ज्यादा है तो इधर आता है ना बैलेंस। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइनली लॉस आया तो हमारा इसी साइड आया होगा 50,000 रुपए। स्टॉक इज अंडरवैल्यूड बाय 10%। 10% वैल्यू कम लिखी हुई है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू मान लीजिए 100 रुपए, तो हमने उसको डाउन कर रखा है 10% 10 रुपए। तो बुक्स में वैल्यू लिखी हुई है 90। बुक्स में वैल्यू है कितनी? 1,08,000 और ओरिजिनल वैल्यू कितनी है वो नहीं पता, वो निकाल लेते हैं। अगर 1,08,000 90 है, अगर ये जानना है तो ये निकाल ले, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जानना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये जानना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये जानना है तो 90 से मल्टीप्लाई कर दो। 90 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा। सर अल्टीमेट वही वाला तो लगा है, बुक वैल्यू अपॉन 100 माइनस रेट हाँ इनटू 100, वो इनटू 10 मतलब इनटू रेट अपॉन 100 माइनस रेट। ठीक, ये 12,000 आ गया। 12 से वैल्यू बढ़ानी, कम लिखी हुई थी बाय स्टॉक। अब ये वाला अमाउंट पता है, ये वाला अमाउंट पता है, तो इधर एक आइटम बची बिल्डिंग, तो नहीं निकाल सकते बिल्डिंग का अमाउंट आप बैलेंसिंग फिगर करके? कितना है बताओ? अरे बोलो ना, 62,000। तो 50 और 12 इधर है, 62 तो आएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखा है मैंने टू बिल्डिंग 62। तो मुझे बताना बिल्डिंग वैल्यू ने घटाई है कि बढ़ाई? बढ़ाई है। घटाई है, हां बताइए, क्योंकि डेबिट साइड में तभी आता है जब एसेट की वैल्यू कम हो रही है। बिल्डिंग की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है और हमने घटा दिया 62,000, तो रिवाइज्ड वैल्यू कितनी होगी बिल्डिंग? ये आंसर क्वेश्चन में पूछा था, बिल्डिंग की रिवाइज्ड वैल्यू बताइए। रिवाइज्ड वैल्यू आ गई 4,38,000। सर अगर 2-3 आइटम होते फिर तो हम निकाल ही ना पाते। अगर हमें मान लो बिल्डिंग बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन दे रखी हो तो इसकी एक्स्ट्रा। अच्छा हाँ जी। अब क्वेश्चन क्योंकि 1 मार्क का है तो जरूरी नहीं है कि हम इतनी पूरी प्रेजेंटेशन रखें, इसको शॉर्ट में कर सकते हैं। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इक्वल्स टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक प्लस लॉस। तो 12 प्लस 50 62 आ गया, फिर इस माइनस दिस, ये आंसर आ गया। 1 मार्क में हमसे प्रेजेंटेशन एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मांगी नहीं, हालांकि 1 मार्क में अगर मांगा है शो रिवैल्यूएशन अकाउंट या कुछ भी चीज मांगी तो बनाना ही पड़ेगा हमें।
अगर हमसे किसी कैलकुलेशन मांगी है, क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो प्रेजेंटेशन एक्सपेक्ट नहीं किए जाएंगे, उसके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। बढ़ेंगे आगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है, पढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। पी और क्यू पार्टनर है फॉर्म में, 2 लाख और 1 लाख इतने कैपिटल। जनरल रिजर्व अपीयर हो रहा है बुक्स में 60,000 60,000 रुपए, तो कैपिटल पता लग गया, रिजर्व पता लग गया। दे एडमिट आर फॉर 1/5 शेयर, नया पार्टनर आया है जी, आर नाम है उसका, 1/5 शेयर है। रिवैल्यूएशन अकाउंट पे लॉस हुआ है 40,000 रुपए और कैपिटल मांगी है पी की। तो इसमें क्या बड़ी बात है कि सर 2 लाख कैपिटल है पी की, पहले तो बताइए जनरल रिजर्व की वजह से कैपिटल बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी सर, तो प्रॉफिट होता है रिजर्व। 60,000 पूरा ऐड कर दूं क्या? नहीं, 30,000। सो क्वेश्चन में नहीं दे रखी है इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इक्वल, वी हैव टू प्रेज्यूम इक्वल। तो 60,000 में पी का बना 30,000। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट की में लॉस हो गया 40,000, इसकी वजह से कैपिटल पी की कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। 40,000 रुपए का लॉस है, तो पी में कितना लिखूं? 20,000। 2,10,000। कैपिटल पी की मांगी थी, वो आगे 2,10,000। तो सर इसमें जो आर का एडमिशन है वो ऐसे दे रखा है? हाँ जी ऐसे दे रखा, कंफ्यूज करने की। जिसने नहीं कर रखा नोटिंग चालू रखें। 7 6 ये तो हो गया। हाँ 6th में भी डाउट है। 6 वाले में प्रिंटिंग मिस्टेक थी। एडोवेट लिमिटेड फॉरफिटेड 4,000 शेयर, 4,000 मिसिंग है क्वेश्चन के अंदर। सर मैंने तो 1,000 के हिसाब से कर लिया, क्योंकि जितने फॉरफिट करे मैंने प्रिज्यूम कर लिया उतने ही हमने मतलब जितने इशू करे उतने हमने फॉरफिट करे होंगे। फिर आंसर ना नहीं लाएगा। नहीं सर, अगर ऐसा होगा 3,000 आ रहा है। चलिए मैं कराता हूं। ये तो क्वेश्चन में पहले करेक्शन कर लीजिए। एडोवेट लिमिटेड फॉरफिटेड के बाद 4,000 लिख लीजिए, फॉरफिटेड के बाद और शेयर से पहले जो बीच में 4,000 आया, ठीक है। तो 4,000 शेयर फॉरफिट करे हैं, 10 रुपए का एक है, फुल्ली कॉल्ड अप है। आगे लिखा है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2 एंड फाइनल कॉल ऑफ 2। फर्स्ट कॉल 2 रुपए की और फाइनल कॉल 2 रुपए की, ये 4 रुपए नहीं आए तो आए कितने? 6 रुपए। 6 रुपए। अच्छा आगे लिखा है कि 1,000 शेयर हमने रीइश्यू कर दिए 30% डिस्काउंट पे। अब आगे पूछा है नेट बैलेंस बताओ शेयर फॉरफिचर अकाउंट का। तो सुन लीजिए जी, सर शेयर फॉरफिचर अकाउंट का बैलेंस कैसे हो सकता? जब हम शेयर फॉरफिट करते हैं उसके बाद शेयर फॉरफिचर अकाउंट ओपन होता। जब हम शेयर रीइश्यू करते हैं तो शेयर फॉरफिचर डेबिट कर देते हैं डिस्काउंट वाले अमाउंट से, और जितना बैलेंस बच जाता है वो तुरंत कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें शेयर फॉरफिचर अकाउंट में बैलेंस बच जाता? जब हमने फॉरफिट ज्यादा करे और रीइश्यू कम करे। बिल्कुल सही सर। मान लीजिए हमने फॉरफिट करे 1,000 शेयर और रीइश्यू करे सिर्फ 800, तो जो 200 शेयर पे पैसा फॉरफिट किया था वो तो रीइश्यू ही नहीं हुआ, तो ये वाला बैलेंस बच जाएगा। हमने इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर के अंदर बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन करें तो बैलेंस शीट में सब्सक्राइब्ड कैपिटल में ऐड होता है शेयर फॉरफिचर अकाउंट। वो तभी ऐड होता है जब हमने शेयर फॉरफिट करे और रीइश्यू नहीं करे। इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता? सर किसको? बैलेंस इन शेयर फॉरफिचर अकाउंट। हमारे लिखवाया गया था उसी चैप्टर में बैलेंस शीट वाले। अमाउंट फॉरफिटेड वाला बताइए। अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। नहीं, वो कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला। अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर मल्टीप्लाई बाय
नंबर ऑफ शेयर्स नॉट रीइश्यूड। ये फॉर्मूला है शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस कैलकुलेट करने का। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस तभी आता है जब शेयर फॉरफिट हुए बट रीइश्यू नहीं हुए। इस क्वेश्चन की बात करें अगर तो वन प्रॉफिट कितना हुआ पर शेयर 6 रुपए। क्वेश्चन लिखा है सर 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, 2 रुपए फाइनल कॉल के नहीं दिए, मतलब 6 रुपए दिए ना। तो अमाउंट प्रॉफिट पर शेयर 6 रुपए मल्टीप्लाई फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स नॉट रीइश्यूड। कितने नॉट रीइश्यूड है बताइए फटाफट। 3000। सर फॉरफिट करे 4000, रीइश्यू करे 1000, तो नॉट रीइश्यूड 3000। तो ये 18,000 रुपए आंसर आ गया। लास्ट ऑप्शन। सर आपने इसे ऐसे क्यों नहीं किया कि मतलब पहले आप उसकी एंट्री कर देते कि फॉरफिट करने की, ठीक है। फिर उसके बाद आप बैंक में मतलब हमने कितने रीइश्यू करे हैं तो बैंक से हम मतलब रीइश्यू वाला बैंक वाली एंट्री कर देते ठीक है। फिर तीसरे में हम शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री करके उसका अमाउंट निकाल के। क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व का अमाउंट को सही समझना है आपको। तो सर क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कितना है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस कितना बचा हुआ। तो सर तो बैलेंस कब बचता है, रीइश्यू की एंट्री हो गई बैंक वाली, कैपिटल रिजर्व की एंट्री भी हो गई, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा। अब 3 एंट्रीज करने के बाद हम बैलेंस निकालेंगे एक नंबर के लिए, टोट नहीं रहेगी इस तरह की। ठीक है। एक लॉन्ग मेथड ये भी है कि सर पहले फॉरफीचर की एंट्री कर लेते हैं। फॉरफीचर की एंट्री में शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आएगा 6 रुपए पर शेयर है और 4000 शेयर। जब रीइश्यू की एंट्री करेंगे उसमें डिस्काउंट है, 1000 शेयर है, 3 रुपए का डिस्काउंट। तो बैंक वाली एंट्री में शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट होगा इतने से। तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री में ट्रांसफर करेंगे, 6 रुपए प्रॉफिट किए थे, 3 रुपए का डिस्काउंट, 3 रुपए बचा हुआ कैपिटल रिजर्व। उसके बाद बैलेंस शीट निकालोगे, ये हो गया 24,000, 3,000, 3,000 कितना बच गया, 18,000 बच गया। अब देखो ये आंसर आ रहा है। तो आप लेजर बना करके करो या सारे एंट्रीज करके करो या सिंपल लिख लेना निपटा दो काम। तो बेसिकली क्वेश्चन बैलेंस शीट में से था कि बैलेंस शीट जब क्वेश्चन मांगा होता है 4 नंबर क्वेश्चन आता है कि प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट्स। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि हमने शेयर प्रॉफिट भी करे हैं, उसमें से कुछ शेयर रीइश्यू करे हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर हमें उन शेयर ऑफिसर अकाउंट को लिखना होता है जो प्रॉफिट करे बट रीइश्यू नहीं करे। चलिए इसके बाद 7 क्वेश्चन में डाउट है सर पढ़ें। On dissolution of a firm, partners' capital accounts balance was 1 lakh. Creditor balance was 20,000. And P&L account debit balance was 12,000. Loss on realization of assets was 28,000. What will be the total amount of assets realized? देखिए रियलाइजेशन अकाउंट की इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं पहले। सर लॉस ऑफ 28,000 रुपए किस साइड लिखो? सर क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। क्योंकि जो फाइनल ईयर का लॉस है तो क्रेडिट में लिखते हैं उसको। P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस तो नहीं आता रियलाइजेशन अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल में जाता है। पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस तो नहीं आता क्योंकि वो पार्टनर्स कैपिटल में जाता है। क्रेडिटर 20,000 की सर पहले तो यहां लिखे होंगे हमने बैलेंस शीट से, और फिर पे करा होगा तो यहां लिखा होगा, करेक्ट। अब सर एसेट्स ओरिजिनली कितनी थी, बुक वैल्यू ये नहीं पता, ठीक। और एसेट्स बिकी होगी तो कितने रुपए बिकी होगी, बाई कैश असेट्स रियलाइज्ड, ये भी दो मिसिंग इंफॉर्मेशन यहां पर। क्वेश्चन मांगा कौन सा है, ये वाला मांगा। क्वेश्चन लास्ट में लिखा हुआ है कि व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम असेट्स, असेट्स बेचकर कितना पैसा आया। क्वेश्चन में मांगा ये वाला, लेकिन इस अकाउंट के अंदर ये दो चीज मिसिंग है।
दो चीज मिसिंग हो तो बैलेंस नहीं निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमें कुछ अलग मेहनत करनी पड़ेगी। बैलेंस शीट, कैपिटल है 1 लाख, क्रेडिटर्स हैं 20,000, तीनों का डेबिट बैलेंस है 12,000, टोटल 1,20,000, टोटल 1,20,000, ये आ गया 1,08,000 बैलेंसिंग फिगर। तो ये बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल आती है इधर, क्रेडिटर आते हैं इधर, तीनों डेबिट बैलेंस तो इधर आता है। तुमने बैलेंस करके एसेट निकाल ली। हमारी फॉर्म में एसेट थी कितनी, 1,08,000 रुपए की, ये वाला पता लग गया। अब ये वाला हमें पता लग गया, ये निकल जाएगा बैलेंस करके। इस टॉपिक का नाम है मेमोरेंडम बैलेंस शीट। डिसोल्यूशन चैप्टर के सबसे लास्ट में दिया हुआ है ये। इसमें क्वेश्चंस तो बहुत सारे दे रखे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी दे रखे हैं, लेकिन 10 सालों में कभी एग्जाम में आया नहीं लॉन्ग क्वेश्चन। 4 साल पहले तक मेरे नोट्स के अंदर भी थे इसके क्वेश्चन, फिर मैंने डिलीट करने शुरू कर दिए। 10 साल से नहीं आए मेमोरेंडम के क्वेश्चन। हम तो काफी क्लासें लगती, समझदारी नहीं थी कराने के अंदर, इसलिए मैंने मेमोरेंडम टॉपिक नोट्स से हटा दिया। लेकिन उसके 1 मार्क वाले क्वेश्चन मैंने अपने टेस्ट सीरीज के अंदर डाले हुए कि इसमें कराऊंगा। तो मुझे नवंबर तक मेरा दिसंबर तक कोर्स खत्म करने का टारगेट होता है। वो यही होता है कि एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो हर टाइप के कवर हो जाए। फिर इस टेस्ट सीरीज के थ्रू धीरे धीरे उन क्वेश्चंस को भी कैच करते हैं जो शायद नहीं आए बट आ सकते हैं। 0.1% चांस है बट आ सकता है, ऐसा ही क्वेश्चन है। मेमोरेंडम बैलेंस शीट का क्वेश्चन है। एक मेमोरेंडम एक इमेजिनरी बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें बैलेंस फिगर कुछ बैलेंस मिसिंग फिगर इंफॉर्मेशन निकालते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। सर 1 मार्क के क्वेश्चन में इतना सब कुछ करेंगे तो कैसे पास होंगे हम? तो देखो आपको पता है एसेट निकालनी है, जरूरी है बैलेंस शीट बनाना होगा। एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस क्रेडिटर माइनस पीनल, ये आ जाएगा। ठीक, अब एसेट 1,08,000 की है, 28,000 रुपए का लॉस हुआ है, तो 80,000 की तो बिकी होगी। क्या जरूरत है अकाउंट बनाने की? समझ पा रहे हो? फर्स्ट प्रायोरिटी ये सोचो मुझे अकाउंट बना के ही करना है, क्योंकि हमारी टॉप प्रायोरिटी होती है कि मुझे सारे क्वेश्चन आने चाहिए, जल्दी आने चाहिए, ये नहीं आने चाहिए, सही होने चाहिए। भले 3 घंटे के पेपर में मुझे 4 घंटे लगेगा, 5 घंटे लगेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए, एक्यूरेसी। आपको बहुत अच्छे से आगे टॉपिक क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, फिर हमें लिखना है कि नहीं वो 4 घंटे लग रहे हैं, अब नेक्स्ट टाइम मैं मेहनत करूंगा पौने 4 घंटे में हो जाए, पहली बार मैं करूंगा 3.5 घंटे में हो जाए। इस हिसाब से जब आप पेपर टेस्ट सीरीज करें, काफी स्टूडेंट बताते हैं कि सर मैं टेस्ट सीरीज घर पे कर रहा था तो मुझे 3.5 घंटे लगे, मैंने पूरा पेपर कर लिया, मैं टाइम देख करके बैठा था और 3.5 घंटे में पूरा पेपर कर लिया, मैं 3.5 घंटा एक्स्ट्रा लगा। तो मैं सर एक्यूरेसी लेकिन पूरी है, अब मैं स्पीड पर फोकस करूंगा। तो इस तरीके से आप लोग भी एफर्ट ये लगाएं कि टाइमर लेकर के आप टेस्ट सीरीज करें और 3 घंटे में मुझे पूरा पेपर कंप्लीट करना है। पेपर कंप्लीट करना पहले तो ये सोच रखो, फिर देखो टाइम कितना लगा, उसके बाद फिर स्पीड पे ध्यान। इनफैक्ट ऐसी आपकी स्पीड होनी चाहिए कि मेरी कोशिश रहती थी कि जो क्वेश्चन चॉइस में है 3 घंटे के अंदर वो भी हो जाए आपके घर पे। जो क्वेश्चन चॉइस में है वो भी आप कर लो 3 घंटे के अंदर। स्पीड आपको ये टारगेट बनाना है अपना, क्योंकि एग्जाम में चॉइस वाले क्वेश्चन तो करने नहीं है, तो वो टाइम बच जाएगा आपका रिवीजन के लिए। क्लियर हो गया ये वाला? 7th के बाद बताइए। 7th के बाद 12th पढ़ेंगे। There are 500 members, each paying an annual subscription of 100 rupees. 500 मेंबर हैं जी, हर एक को बोला हुआ है साल के 100 रुपए देना है। Subscription received during the year 45,000. टोटल सब्सक्रिप्शन हमें मिला है इस साल, रिसीव हुआ है 45,000. Subscription received in advance at the beginning of the year 2400. एडवांस में मिल गया था पिछले साल 2400. What amount will be credited to income and expenditure? इनकम में कितना है बताइए, तो बताएगा आंसर इसका? सर 500 into 100 50,000 रुपए, क्योंकि as per accrual basis number of members multiply by annual subscription, ये हमारी इनकम होती है। इसमें हमें ओपनिंग बैलेंस की, एडवांस की, एक्चुअल रिसीट की, इसको देखने की आवश्यकता ही नहीं। सर हाँ जी सर, मुझे इसमें ये डाउट था कि जो रिसीट और पेमेंट अकाउंट है, हम उसमें अगर अकाउंट बना के करते हैं तो 45,000 रुपए आएगा। हाँ,
या 50, फिर हम रिसीट और पेमेंट में 50 लिखते हैं, फिर हम बैलेंस के नहीं रिसीट में 45 आएगा ना, बोला हुआ रिसीव हुआ है 45, वो इनकम और एक्सपेंडिचर में फिर हम कितना लिखते हैं? बैलेंस फिजिकल जो आएगा 50,000 ही आता है उसमें। और वो बीडी और सीडी एडवांस नहीं दे रखा। हाँ तो बीडी में आता, सीडी में नहीं आता। हाँ बीडी एडवांस में आता ना, हाँ, तो CD सीडी एडवांस में ना आता और बीडी आउटस्टैंडिंग में भी ना आता, है ना, क्योंकि क्लोजिंग सीडी क्लोजिंग दे रखा है हमें, बीडी ऑप्शन में नहीं आता, करेक्ट है ना। 12 के बाद पूछिए। सर 16 चॉइस से पहले वाला ये बात वाला, से पहले वाला। इसी में चॉइस से पहले वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। Edu and Gate are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2। नया पार्टनर आता है जिसकी 1/4 शेयर के लिए। Edu और Gate ने डिसाइड करा है कि फ्यूचर में हम बराबर बांटेंगे। तो देखिए नए पार्टनर का शेयर 1/4, रिमेनिंग शेयर 3/4, बचा हुआ शेयर बचे हुए पार्टनर्स के सामने रख दो। अब ये लाइन नहीं लिखी होती अगर इक्वली बांटेंगे तो हम क्या करते, इसको पुराने रेशियो में बांटते 3/5 2/5, लेकिन उन्होंने बोला है बराबर बराबर बांटना, बराबर बराबर बांट देते। सर मगर सर हमें तो 3/4 से करना है ना। 3/4 कहां है? हाँ ठीक है ठीक है। ठीक, और अब पूछिए सी का फिर 1/4 को वो भी लिखना है, सी का भी, क्या कह रहे हो? सी का भी लिखना है मुझे। खुद 1/4 है। हाँ तो से बैलेंस करके फिर उसके बाद सैक्रिफाइस नोट करो, यहां पर 8 है, यहां पे 4 है, उसे मल्टीप्लाई कर दो 3 3 2। और सर फिर ओल्ड वो ओल्ड माइनस में और सैक्रिफाइस में जाएगा। हाँ तो 3/8 से करना है ना हमारे। हाँ जी, 3/5 माइनस 3/8। हाँ जी, 1 to 16 तक कोई डाउट किसी को? और 1 to 20 तक कोई डाउट? 1 से लेके 20 तक सर 90 डाउट बताएं। सर 90 में सर ये तो वो जो ये होता है अमाउंट मेंबर सब्सक्रिप्शन में लिखा हाँ। है ना 2015-16, इसे हम इग्नोर कर देंगे ना। 12,500 को इसमें अकाउंट बना लीजिए, उसमें ओपनिंग लास्ट का भी मिला है, लास्ट का दे रखा है आउटस्टैंडिंग। सर इन्होंने दे रखा आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर और एडवांस प्रीवियस ईयर और एडवांस करंट ईयर। नहीं, जो एडिशन इंफॉर्मेशन है उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि एडवांस सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग एडवांस हो गया 7,000 रुपए। उसके बाद लिखा हुआ है ऐसा होगा, एक मिनट, उसके बाद लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन इन एरियर 70 का, तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है, ये सीडी आउटस्टैंडिंग हो गया। ठीक है, अब उस पे आते हैं इनकम सेटलमेंट अकाउंट पर। जो 12,500 है वो बीडी आउटस्टैंडिंग हो गया, 12,500 हो गया बीडी आउटस्टैंडिंग, और 1780 सीडी एडवांस। सर हमें लेकिन 13,000 दे तो रखा है बीडी आउटस्टैंडिंग करंट ईयर जो होता है वो बीडी की सीडी है, अच्छा। तो 70 लिखा हुआ ना वहां पर, तो सीडी हुआ ना वो। करंट ईयर का सीडी में आता है, प्रीवियस ईयर का बीडी में आता है। देख लीजिए दोबारा एक बार। सर वो उसमें बता दो प्लस माइनस करके। जो आपको कंफ्यूजन हो रही है ना वो इसी वजह से हो रही है कि अगर प्लस माइनस कर रहे हो। इजीएस्ट है ये अकाउंट बनाना, क्योंकि 6 आइटम आपको रेडी हुई, 6 के 6 क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, आपको बस लिख करके बैलेंस फिगर निकाल लेना। कंफ्यूजन अगर हो रही है तो आप क्यों फॉलो कर रहे हो एटलस? एटलस तभी बनाता है आपको 100% कॉन्फिडेंस हो, मुझे बहुत अच्छा कुछ आ रहा है। और सेकंड अल्टरनेटिव अगर बता रखा है आपको लेजर वाला, तो इससे करके देखो। बीडी आउटस्टैंडिंग, बीडी एडवांस, इनकम एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड पेमेंट,
CD एडवांस और CD आउटस्टैंडिंग। रिसीट का मतलब टोटल रिसीव कितना हुआ? टोटल रिसीव हुआ है सर 1,22,500। टोटल रिसीव हुआ है 1,22,500। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है जी एडवांस है, 2016 से पता लगा कि पिछले साल वाला तो बीडी हुआ, बीडी एडवांस 7,000। सब्सक्रिप्शन इन एरियर का मतलब आउटस्टैंडिंग, तो 70 से पता लगा करंट ईयर का है आउटस्टैंडिंग सीडी 13,000। 2015-16 का 12,500 इस साल मिला है, साल की शुरुआत में आउटस्टैंडिंग था, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 12,500। 17-18 नेक्स्ट ईयर का अभी मिल गया 10,000 रुपए अभी मिल गया, क्लोजिंग एडवांस 10,000। कितना आराम से निकल जाएगा सर। और जिसको एडलेस ही करना है तो कर लो आप एडलेस, इससे शुरू करो, ये प्लस करो, ये प्लस करो, ये माइनस करो, ये माइनस करो। हाँ जी बोलो सर। ये बताना है कि जो 12,500 है, ठीक है, वो हमें मतलब कि प्रीवियस ईयर का है वो, है ना? तीसरे साल मिला है। हाँ, तो इसका मतलब इस साल मिला है। रिसीट पेमेंट अकाउंट में लिखा हुआ है वो, तो मिला हुआ है इस साल। कभी भी आ जाए तभी लिख देते हैं। रिसीट पेमेंट अकाउंट क्या इंडिकेट करता है कि इस साल एक्चुअल में जो पैसा मिला है और एक्चुअल में जो पैसा गया है वही तो इंडिकेट करता है। तो इस साल के रिसीट पेमेंट अकाउंट में लिखा हुआ है अगर ये, तो इसी साल मिला होगा, पक्की बात है। सर मगर बताया था ना आपने कि कहीं का भी पैसा हो और कैसे भी हो हमें लिखना है, पिछले साल का हो तो भी लिख देंगे हम। दोबारा पूछो एक बार। सर आपने कहा था ना कि कहीं किसी भी ईयर का पैसा हो हम इसमें लिख देंगे। तो ऐसे तो कर रखा है, किसी ईयर का लिखा हुआ है इसके अंदर, तो रिसीव का तो लिखेंगे ना, मर्जी से लिख देंगे कि 2012 का था, चलो अभी लिख दो। रिसीव का तो लिखेंगे। और नहीं तो अगर हम एडजस्ट करते तो 1 लाख में ये दोनों ऐड हो। 1 लाख में नहीं, 1,22,500। नहीं हम 16-17 वाली ले लेते 1 लाख, तो 16-17 में 1 लाख है ना इसमें, तो फिर अब ये दोनों नोट कर देते। हाँ। हाँ जी, 1 से 20 क्वेश्चन तक पढ़ाओ। एक से 20। हाँ जी 20 नोट करना है सर। 20 में एक ही एंट्री होगी, 6 मार्क की क्यों है? क्वेश्चन 20 में मुश्किल एंट्री है 6 मार्क्स की बस। सर एक बार बताना, मैंने निकाला अमाउंट बता दो। बाकी सब में हो गई। यस। तो उसके अंदर भी सेम क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है शायद। अमाउंट पहले करवा दो एक बार। पेज नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 7 है, क्लास में करवाया हुआ है, एक बार आप नोट्स में चेक कर लें। तो पेज नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये क्लास में कराया हुआ है, आपको नोट्स में मिल जाएगा उसका आंसर। और पूछिए ये क्वेश्चन 1 से 21 तक। पार्ट ए में कोई डाउट? एक से 25 तक। एक से 25 तक कोई डाउट? सर क्वेश्चन नंबर 23 है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 23 मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में लिखा है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कि सेल्स जो है वो 6 लाख रुपए है। आगे लिखता है कि जीपी इज 20% ऑफ सीओजीएस। लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नॉट ऑफ सेल्स,
सेल्स की कॉस्ट मतलब COGS। तो ये हमने सीखा हुआ है ये प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट मतलब 1/5 ऑन कॉस्ट मतलब 1 कितना 6। हाँ कॉस्ट टू सेल पे पड़ा। कॉस्ट से सेल पे आते तो बढ़ाते हैं, सेल से कॉस्ट पे आते तो घटाते हैं। बोल्ड एग्जाम में प्लीज बात याद रखो कि जीपी 1/4 5 ऑन कॉस्ट है ना, मतलब कॉस्ट 5 रुपए है, सुनना कॉस्ट 5 रुपए है तो प्रॉफिट 1 रुपए, तो सेल कितना होगा 6 रुपए का होगा। कॉस्ट 5 प्रॉफिट तो सेल 6 का होगा, तो सेल 6 प्रॉफिट 1 ओके सही। और सेल्स के क्वेश्चन में 6 लाख रुपए, तो 6 लाख को मल्टीप्लाई कर दो 1/6 से तो जीपी आ गया 1 लाख। सी ऑप्शन दे रखा है। बाकी बात बिल्कुल ऐसे ही। अब 1 से 25 तक हो जाओ। एक से 30 तक शेड्यूल यही है कि पूरी अप्रैल का। अब कल 11 तारीख है, टेस्ट सीरीज 5, फिर 18 तारीख को संडे टेस्ट सीरीज 6, 25 तारीख को संडे टेस्ट सीरीज 7 और एग्जाम बोर्ड एग्जाम से 2 दिन पहले टेस्ट सीरीज 8। 7 और एडवांस आपको एडवांस में नहीं मिलेगी, 7 और 8 एडवांस में नहीं मिलेगी और 3 आवर्स की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ। हर संडे को टेस्ट होगा, टेस्ट सीरीज सीक्वेंस से चल रही है 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8। जो 8वां होगा वो बोर्ड एग्जाम से 2 दिन पहले होगा, 17 के पास शायद 17 को एग्जाम है, 15 को होगा 8 नंबर का। सर बोर्ड हो रहे हैं, बोर्ड तो हो रहे हैं अभी तक, तो जो इन्फॉर्मेशन है जब तक कैंसिल नहीं होते तब तक तो हो रहे हैं बोर्ड। न्यूज़पेपर में आया था कुछ 1,500 स्कूल एक्स्ट्रा दिल्ली गवर्नमेंट ने बुक करें ताकि प्रॉपर डिस्टेंसिंग फॉलो करी जा सके और बोर्ड एग्जाम कंडक्ट किया जा सके। सर पूछ रहा हूँ 31 में और वाला पार्ट बताना, इसमें 31 में और वाला पार्ट जो कॉमन स्टेटमेंट का क्लियर है। हाँ जी इसमें सर एक बार देखना कि जो एक्सपेंस है दे रखे हैं ना 12 लाख ठीक है ना, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा है ना, ठीक वो 12 लाख है। हाँ तो ठीक। फिर हम लेस टैक्स किस पे करेंगे? 50% तो दिया हुआ है, तो हम मतलब इसका बैलेंस निकाल के फिर टैक्स लेस करके फिर आएगा। आप कौन से ईयर की बात करो तो ये बताओ 15 16 सर वो तो दोनों की एक ही बात है। तो 15 में तो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ दे रखा है। 12 लाख में से क्या माइनस करेगी 6 लगाया जाए, 6 लाख क्या आया। सर एक बार देखना तो अगर 15 16 की बात करते हैं तो एक ही ब्लैंक है उसके अंदर, है ना। क्वेश्चन देखो ना, आंसर मत देखो, कॉपी मत देखो, बुक देखो। तो 15 16 देखो, एक ही ब्लैंक है उसके अंदर, है ना। क्या आना चाहिए उसके अंदर? 12 लाख में से क्या माइनस करेंगे 6 लाख, 6 लाख ही आएगा। क्लियर हो गया। अब आते हैं 16 17 पर। इसमें पहला ब्लैंक 4 लाख के बराबर में लिखा हुआ है, ठीक है, वो मैंने ना एक्सपेंस में से माइनस कर रखा है। हो गया, क्लियर हो गया। हाँ चलिए और पूछिए। सर क्वेश्चन नंबर 32 में जो प्रपोज डिविडेंड है वो हम 475 पे भी ले सकते हैं और 4 लाख पे भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना। दे लेते हैं एक बार। हाँ जी 182 पेज पे सबसे ऊपर एडजस्टमेंट लिखी हुई है, 182 पेज पे सबसे ऊपर एडजस्टमेंट लिखी हुई है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में प्रपोज डिविडेंड 2017 का 9% और 18 का 10%। बताइए जी 9 और 10 में क्या करेंगे? सर यहाँ पे किसी को सर मैंने ना पहले तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कर दिया। नहीं वो कहाँ लिखेंगे ये पूछा। रेट कौन सा लेना है, या कोई 1 सा लेना है 10 लेना है या कोई सा भी ले सकते हैं, आपने बताया था नीचे वो वो सीट तो वो है ना, करंट का छोड़ देंगे और पहले वाला लेंगे। बिल्कुल सही। पर सर- करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड इग्नोर करते हैं तो 10% को देखना ही नहीं है, बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, भूल जाइए, क्योंकि कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की कोई एंट्री होती नहीं है, ना ये प्रॉफिट से घटा होगा और ना डिविडेंड पे हुआ होगा अभी तक, इसलिए ना फाइनेंसिंग में लेस करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड बिल्कुल इग्नोर, क्योंकि एंट्री नहीं है।
जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है, ये प्रीवियस ईयर में तो प्रपोज था लेकिन इस साल डेफिनेटली पे कर दिया होगा, प्रॉफिट से घट भी गया होगा और पे भी कर दिया होगा। तो जो 9% कैलकुलेट करके आएगा वही अमाउंट आपको प्रॉफिट में ऐड करना है ऑपरेटिंग में, और वही अमाउंट आपको फाइनेंसिंग में से लेस करना है, फाइनेंसिंग में से लेस करना है। ठीक है जी। तो ये बात क्लियर होगी कि 10 इग्नोर करना है और 9 कंसीडर करना है। अब अमाउंट पे आते हैं, अमाउंट कितना आएगा इसका तो देख लेते हैं। शेयर कैपिटल कितनी, तो सर शेयर कैपिटल जो है वो लास्ट ईयर थी 4 लाख और इस साल इशू करेंगे 4,75,000। तो ये इज्यूम किया था कि जो नए शेयर्स इशू करें साल के एंड में इशू करें होंगे तो 4 लाख पे डिविडेंड दिया जाएगा, 4 लाख का 9% 36,000। सर मगर आपने ये भी तो बताया था कि आप बैलेंस शीट के नीचे मतलब इसके कैश फ्लो के नीचे लिखा हो कि आप क्या प्रेज्यूम कर रहे हो। हाँ तो हम 475 पे देंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस जीरो ही हो जाएगा। ये जो डिविडेंड है ना ये लास्ट ईयर का पे किया हुआ, ये डिविडेंड पे किया हुआ है लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर शेयर्स 4 लाख ही थे, अगर आप बिगिनिंग में एज्यूम कर रहे हो तो भी 4 लाख पे डिविडेंड है। पॉइंट ये हाँ ये पॉइंट है ना, ये नहीं है ना कि मतलब कि हम करंट ईयर का लेंगे या प्रीवियस ईयर का लेंगे, हम तो ये देखेंगे ना कि हम तो लोग कितने शेयर कर रहे हैं। नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है कि आप ये चेक करोगे कि आपको करंट ईयर का डिविडेंड नहीं लेंगे प्रीवियस ईयर का लेंगे, ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी है। और फिर शेयर से प्रीवियस ईयर के लिए, ठीक है। करंट ईयर में अगर डिविडेंड दिया जाता तो इंटरिम डिविडेंड होता, उसके लिए लिखा होगा इंटरिम डिविडेंड रेट, तो उस केस में हम उसको लेंगे ऑपरेटिंग में प्लस फाइनेंसिंग में। और कुछ क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन 27 करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2.5 टू 2.1 is to 1.2। मुझे बताइए न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर बड़ा? सर 2.1 बड़ा, न्यूमरेटर बड़ा। न्यूमरेटर बड़ा। State with reason whether redemption of 10% debenture of rupees 5 lakh at a 4% premium will increase, decrease or not change the ratio। देखिए जब डिबेंचर रिडीम होंगे तो हमारी करंट असेट कम होगी और करंट लायबिलिटी भी कम होगी। करंट असेट कम क्यों होगी सर? क्योंकि बैंक बैलेंस घटेगा, डिबेंचर्स को पे करेंगे। सर करंट लायबिलिटी क्यों कम होगी? क्योंकि डिबेंचर रिडीम कर रहे हैं इस साल, इसका मतलब जो पिछली बैलेंस शीट बनाई होगी उसमें डिबेंचर हमने अदर करंट लायबिलिटी में लिखे। फॉर एग्जांपल जब डिबेंचर इशू किए थे तो 10 साल के लिए इशू करे थे, तो नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लिखते थे उसको 9 सालों का। लेकिन जो आखिरी ईयर है क्योंकि इसमें 4-5 महीने या 8 महीने रह गए होंगे, जो लास्ट ईयर रह गया होगा, तो उसको नॉन करंट लायबिलिटी से हमने ट्रांसफर कर देते हैं करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी। तो ये करंट लायबिलिटी से पे हुआ है तो करंट लायबिलिटी भी घट गई, करंट एसेट भी घट गई, दोनों जगह माइनस हो रहा। तो जब दोनों जगह माइनस हो रहा होता तो आंसर कभी कभी प्लस आता, कभी कभी माइनस आता, कभी कभी नो चेंज आता। ये डिपेंड करता है कि न्यूमरेटर इक्वल है या ग्रेटर है या लेस है। अगर न्यूमरेटर बराबर है डिनोमिनेटर के तो आंसर नो चेंज आता। ऊपर भी माइनस नीचे माइनस बराबर तो बचे। अगर न्यूमरेटर बड़ा तो ऑपोजिट आंसर आता, ऊपर नीचे माइनस तो आंसर प्लस। अगर न्यूमरेटर छोटा तो सेम रहता, दोनों जगह माइनस तो आंसर भी माइनस, डिक्रीज। ये मैथमेटिकली प्रूव किया जा चुका क्लास में कई बार जब चैप्टर पढ़ाया गया था। तो हमें आंसर देना है जी इंक्रीज, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है। और इसमें लिखेंगे बाय पेइंग बाय रिडीमिंग डिबेंचर्स एट प्रीमियम करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज विल डिक्रीज, देयरफॉर द रेशियो विल इंक्रीज। जो क्वेश्चन के अंदर हो रहा है वही रीजन में लिख करके आना। और पूछें
जी। सर क्वेश्चन नंबर 29 दिया है। इसमें प्रपोज वो डिविडेंड दे रखा है, करेक्ट। तो ये तो इग्नोर ही हो जाएगा, 15 था, मतलब 15,000 15,000 हो जाएगा, 20,000 माइनस कर देंगे, करेक्ट। 3 लाख। 20,000 माइनस और सर नीचे करंट ईयर का इग्नोर, प्रीवियस ईयर कंसीडर। तो प्रपोज डिविडेंड जो है वो करंट ईयर का है, 2014 का है 15,000, क्योंकि इग्नोर करेंगे हम क्योंकि करंट ईयर का है, कंटीन्यूअल लायबिलिटी है। 13,000 है वो साल पे हो गया होगा, तो कंसीडर करेंगे 20,000 जो 2013 का। तो 20,000 प्रपोज डिविडेंड क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी है, तो ये कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग? म्यूचुअल फंड कंपनी ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग। याद रहे, डिविडेंड पे करना हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, चाहे कोई भी कंपनी हो, क्योंकि अपने शेयर्स पर डिविडेंड दिया जाता है। डिविडेंड अगर मिल रहा हो तो चेक करते हैं हम कि हम इन्वेस्टमेंट कंपनी है या नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है। इक्विटी शेयर कैपिटल रेज फाइनेंसिंग है, प्लस होगा 10% बैंक लोन रीपेड, माइनस होगा फाइनेंसिंग है। डिविडेंड रिसीव्ड इग्नोर, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी मांगी, ठीक है ना, ये ऑपरेटिंग है। डिविडेंड रिसीव्ड ऑपरेटिंग है ना इस क्वेश्चन में, क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी है। म्यूचुअल फंड कंपनी अगर नॉर्मल होती तो वहां पे हाँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती तो। म्यूचुअल फंड क्या होता है ये बताएं? सर ये LIC वगैरह लोग करा देते हैं। म्यूचुअल फंड बोलते हैं जैसे हमने किसी को पैसे दे दिए और वो आगे शेयर मार्केट में वो इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। म्यूचुअल फंड कंपनी देखो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या लॉन्च कर रखा है कि बहुत लोग पैसा चाहते हैं इन्वेस्ट करना शेयर्स के अंदर, बट नॉलेज नहीं होती। तो ऐसे कुछ लोगों ने क्या किया, जिनको मार्केट की नॉलेज थी, उन्होंने कंपनी खोली म्यूचुअल फंड के नाम से। वो पब्लिक को कहते हैं कि आप हमें पैसे दो, आपके पैसे हम लगाएंगे आपके बिहाफ पर। पैसा डबल ट्रिपल भी हो सकता है, पैसा आधा भी रह सकता है, पैसा लॉस भी हो सकता है, सारा रिस्क आप लोगों का, हम तो कमीशन लेंगे बीच में। तो जनरली वो एक्सपर्ट होते हैं तो जनरली लॉस में जाता नहीं, या लॉस में कभी चला गया तो शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग रन में प्रॉफिट पे जाता। अगर लॉस में जाएगा तो लोग उन कंपनी के को अप्रोच ही नहीं करेंगे उन लोगों को। म्यूचुअल फंड इसको कहते हैं। टीम ऐड भी देखते हैं। और पूछिए सर क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है 1,80,000। 3 लाख रुपए प्लस कर दो, 1 लाख रुपए माइनस कर दो और 20,000 रुपए माइनस कर दो। आगे 80। और पूछिए। थर्टी क्वेश्चन में जो चॉइस वाला क्वेश्चन है उसमें अनक्लेम्ड डिविडेंड कहाँ लिख रहे हैं हम लोग? सर कहाँ पे? 30 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन चॉइस वाला है ये उसमें करंट लायबिलिटी सब रेडी पता है? जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टेट मेजर हेडिंग्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो एग्जाम में सिर्फ आप मेजर हेडिंग लिख करके आना, सब हेडिंग मत लिखना, ठीक है? गलती की तो मार्क्स कट जाएंगे। सर उधर में आएगी। हाँ मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कहाँ पर आएगी, तो अदर हेडिंग, अदर सब हेडिंग, अदर करंट लायबिलिटी में क्या होता है अनक्लेम्ड डिविडेंड? हमें अभी हमें देना है पर हमने दिया नहीं डिविडेंड। और कोई एक्सप्लेन करें क्यों नहीं दिया? सर क्या? क्यों नहीं दिया? सर अभी मांगा ही नहीं है लोगों ने। हाँ ये पॉइंट सही है जी। अनक्लेम्ड डिविडेंड वे है वो चीज है बेसिकली कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है, सबको बोल दिया कि डिविडेंड ले जाओ, अभी तो कुछ लोग पैसे लेने नहीं आए, ये डिविडेंड अनक्लेम्ड है, हमने क्लेम नहीं करा, ऐसा नहीं है, हम तो कंपनी के अकाउंटेंट है, हमें तो पे करना है। जो इन्वेस्टर्स है उन्होंने अभी तक क्लेम नहीं करा, उन्होंने अब तक डिमांड नहीं करा, मांगा नहीं, ये हमने उनके अकाउंट में ट्रांसफर करा था, ट्रांजैक्शन फेल हो गई, उनका अकाउंट क्लोज हो गया है या मे बी क्या रीजन है, तो उन्होंने अब तक क्लेम नहीं करा, इसलिए हमारे पास पड़ा हुआ है। 7 इयर्स तक हमें इसको संभाल के रखना होता है, उसके बाद इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर हो जाता है। और पूछे सर क्वेश्चन नंबर जो 18 है, हाँ जी, ये इधर को रेल वाला है ना? गुडविल नहीं दे दी तो गुडविल की एंट्री मांगी,
लिखा ना ऐसे नहीं बोलना मतलब कैपिटल नए वाले की अपॉन उसका शेयर और माइनस सबकी कैपिटल को ऐड कर देंगे। तो कैपिटल का ध्यान रखना, कोई रिजर्व है तो वो भी ऐड होगा, कोई एक्सपेंस है तो वो भी लेस होगा। ठीक है, सर क्या जब आप कैपिटल माइनस करो सारे पार्टनर्स की, उसमें ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट के अंदर कोई रिजर्व है वो भी माइनस होगा, कोई लॉस है तो वो प्लस होगा और उसका भी इफेक्ट जाएगा। अच्छा चेक तो सर वो भी करना पड़ेगा। हाँ, मतलब ये 20 है तो इसे हमें बांटना है 2 जनों में। करेक्ट। अभी इसमें से 50,000 रुपए क्लेम लिए तो सिर्फ 70,000 बांटेंगे। सर वो डिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ये भी प्रॉफिट कहाँ है रिवैल्यूएशन? हाँ मतलब अगर होता हाँ तो वो भी आता और अगर नहीं है तो नहीं है। और ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर माइनस होगा कैपिटल में। तो क्वेश्चन 22 है, उसमें चॉइस वाला क्वेश्चन है, उसमें लास्ट पॉइंट पढ़े। 22 क्वेश्चन है, चॉइस वाला क्वेश्चन में लास्ट पॉइंट 6 पॉइंट ए वाज पेड ऑफ। तो जी इस क्वेश्चन के अंदर इस क्वेश्चन में ए रिटायर हो रहा है और लास्ट में बोला हुआ है कि ए को पे कर देना जी सारा का सारा पैसा। तो ए का जितना भी बैलेंस आ रहा है वो मैं लोन में ट्रांसफर नहीं करना, उसको पैसा दे देना। तो टू कैश लिखेंगे या टू बैंक लिखेंगे तो डिपेंड करता है बैलेंस शीट में क्या दे रहा है। बैलेंस शीट में बैंक में रखा है तो बैंक लिखेंगे। तो बैंक में लिखे हुए हैं 32,000 रुपए। सर मान लीजिए ए का बैलेंस आ रहा है 40,000 रुपए, फिर क्या करें? वो तो फिर उससे दे देंगे। नहीं, लायबिलिटी साइड में एक हेडिंग आ रहेगी, बताइए आपने। देखिए हम टू बैंक ये लिखेंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर, टू बैंक अकाउंट 40,000। अब थे 32,000 हमारे पास, हमने 40,000 की पेमेंट कर दी, 8,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाए। तो जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट लिखेंगे 8,000। तो चलो एक साथ ही तो फिर दे देते पैसे उसे। एक साथ ही तो पैसे मतलब एक साथ ही दे देते हमने इसे पे मतलब। अच्छा हमें लास्ट में ठीक है, जो लास्ट में पे करा था ये लाइन नहीं लिखी होती तो हम ए का सारा बैलेंस एज लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि पे करना है तो इसलिए पे करना है। मतलब कि सेम डेट पे कर दिया उसने। हाँ, ये बैलेंस शीट में एज लोन आएगा नहीं। डाउट नहीं है किसी को? चलो इतना करते हैं।